Hello students, welcome back to Career Forum YouTube channel. Students, in today's video, we are going to discuss one of the most important topics that usually comes in English section. And the topic for today's discussion is close test. So basically student, this is part 2 of our close test series. हमने part 1 में approaches और methods को discuss किया था कि हमें close test passages को usually कैसे solve करना चाहिए. आज उन्हीं मेथड की हेल्प से हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं. आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज मेरे साथ सॉल्व करेंगे, आपको ट्रिक और मेथड और जो अप्रोच है वो उतना ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट होगा ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कंफर्टेबल फील कर सके. आज की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ. सो स्टूडेंट्स, इन द गिवन पैसेज, आपको पैसेज के साथ एक डायरेक्शन दिया हुआ है एंड डायरेक्शन सेज दैट द पैसेज इन द पैसेज देयर आर ब्लैंक्स. आपसे कहा जा रहा है कि पैसेज में जो पैसेज है उसमें आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं जिनको हमने नंबर कर दिया है 1 2 3 4 एंड 5 और इन नंबर्स को हमने बोल्ड में प्रिंट किया हुआ है और इनके लिए हम 5 वर्ड सजेस्ट कर रहे हैं. यानी आपको 5 ऑप्शंस हर एक ब्लैंक के लिए दिए जाते हैं. वन ऑफ विच फिल्स द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली, जिसमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो उस ब्लैंक में फिट बैठता है अप्रोप्रिएटली. ओके, हमें उसी ऑप्शन को चूज करने की जरूरत है. स्टूडेंट्स, अगर मैं अप्रोच की बात करूं कि हमें जब पैसेजेस दिए जाते हैं तो हमें उन्हें सॉल्व कैसे करना है. मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोस में बताया था कि जब भी हम क्लोज टेस्ट करते हैं तो बेसिकली जो क्लोज टेस्ट है वो एग्जामिनर इसीलिए देता है एग्जाम में ताकि वो आपकी वोकैबुलरी को टेस्ट कर सके. तो जो मेन पर्पस होता है उसका ये सेक्शन देने का एग्जाम में वो है आपके वोकैब पावर को टेस्ट करना. ठीक है, यानी कि हमें हर हाल में अपनी वोकैबुलरी को इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना इंप्रूव करना है ताकि हम इस सेक्शन में 100% एक्यूरेसी के साथ इसको अटेम्प्ट कर सके. इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो यूजुअली आपको देते हैं ग्रामर से रिलेटेड कुछ केसेस यहाँ ब्लैंक्स में. ये बहुत ही रेयर केसेस होते हैं लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि जब भी हम वर्ड्स ब्लैंक में फिल करते हैं तो हमें जो उसके बाद यानी फॉलोइंग वर्ड या कोई प्रेपोजिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ग्रामर में बेसिकली हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जिसको कंसिडर करना है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेपोजिशन. यूजुअली कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जो किसी टिपिकल वर्ड्स के साथ ऑलवेज फॉलो किए जाते हैं. उन प्रेपोजिशंस पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. तीसरी और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अगर मैं उसकी बात करूं तो वो है टेंस. तो बेसिकली स्टूडेंट जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो टेंस. टेंस पर भी आपको बहुत ज्यादा अटेंशन रखना पड़ेगा क्योंकि टेंस जो है वो कई बार वर्ड्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं बट टेंस उसका डिफरेंट दिया जाता है. तो अगर आप टेंस पर भी ध्यान रखते हैं तो आपको वर्ड्स को अप्रोप्रिएटली ब्लैंक में फिल करने में काफी हेल्प मिलेगी. खैर, ये तो बात हो गई कि जनरली एग्जामिनर्स जो है वो क्लोज टेस्ट पैसेज एग्जाम में देते क्यों हैं. अब अगर मैं अप्रोच की बात करूं तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था आपको क्लोज टेस्ट के कि जनरली हमें पैसेजेस जो दिए जाते हैं वो एक कंप्लीट पैराग्राफ होते हैं. तो आपको याद रखना है कि आपको हर सेंटेंस में को एक दूसरे से लिंक करके उसे रीड करना होता है. याद रखिए कि हम इन्हें इंडिविजुअल सेंटेंसेस कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा का पूरा एक पैसेज है. पैसेज कहने का मतलब हर एक सेंटेंस एक दूसरे से लिंक होता है. यही लिंकर्स आपको ढूंढने की जरूरत होती है. लिंकर्स कहने का मेरे मतलब है कि वो क्यूवर्ड्स हमें ढूंढने होते हैं जो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से लिंक करते हैं. यानी कि हमें क्लू वर्ड्स पर काफी फोकस करना चाहिए जब भी हम क्लोज टेस्ट पैसेजेस सॉल्व कर रहे हैं. अब मैं बात करती हूँ कि हमें बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करना है. हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी आपको जो पैसेज दिया जाए सबसे पहले उस पैसेज के लिए हमें उसको कैजुअली रीड करके उसका थीम डिटेक्ट कर लेना चाहिए. ओके, यानी जो यहाँ मेरे को ये पूरा पैसेज दिया है इसको मुझे कैजुअली रीड करना है और रीड करके मुझे उसका थीम जो है वो डिटेक्ट करना है. थीम डिटेक्ट करना इसीलिए जरूरी है ताकि आप टोन का पता लगा सके. टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम जनरली अंडर एस्टिमेट करते हैं, चाहे वो आरसी हो या क्लोज टेस्ट हो. लेकिन याद रखिए स्टूडेंट, टोन से आपको बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि टोन बेसिकली किसी ऑथर का या जो भी ये पैसेज लिखने वाला है उसके हमें एटीट्यूड के बारे में पता चलता है कि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर अपनी कैसी फीलिंग रखता है, वो उसे किस तरीके से कन्वे कर रहा है. तो टोन बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना होता है कि कहीं वो पॉजिटिव है या फिर वो कहीं नेगेटिव तो नहीं, क्योंकि ऐसे केसेस में जब आपको पॉजिटिव अगर पैसेज पॉजिटिव है तो कोई भी नेगेटिव ऑप्शन हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता.
लाइकवाइज अगर मैं कहूँ तो अगर हमें पैसेज नेगेटिव दिया है तो कोई भी ऑप्शन जो पॉजिटिव होगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए टोन्स पर ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन। अब हम बात करते हैं कि हमें बेसिकली पैसेज सॉल्व कैसे करना है। तो जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि हमें पहले पैसेज को कैजुअली रीड कर लेना चाहिए ताकि हम एक आइडिया या थीम जो है वो उसमें से डिटेक्ट कर सके। तो चलिए पहले हम रीड करते हैं हमारे पैसेज को कि हमसे क्या कह रहा है ये पैसेज। सो द पैसेज सेज कि विक्ट्री ऑफ द स्मॉल ग्रीक डेमोक्रेसी। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विक्ट्री की, वो भी किसकी? ग्रीक डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस की। और उन्हें ये विक्ट्री किसके आगे किसके ओवर मिली है? तो वो मिली है हमें पर्शियंस के, ठीक है, यानी पर्शियंस एम्पायर को के अगेंस्ट उन्होंने ये विक्ट्री हासिल की है। और हम ऐसा कह रहे हैं कि ये इवेंट जो विक्ट्री का इवेंट है ये हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट अपना कह सकते हो कि पोजीशन रखता है। आगे आपसे कहा गया है जो किंग ऑफ पर्शियन एम्पायर डोरिस है, ठीक है, यहाँ पे डोरिस के बारे में बात हुई है। अब आप देखिए कि हर सेंटेंस लिंक है, यहाँ हमने पर्शियन एम्पायर की बात की, यहाँ हम डोरिस की बात कर रहे हैं जो कि पर्शियन एम्पायर है। आगे कह रहा है कि वो फ्यूरियस, यानी फ्यूरियस का मतलब स्टूडेंट्स एंगर होता है, यानी वो एंगरफुल था, बहुत ज्यादा गुस्से में था। क्यों गुस्से में था? बिकॉज एथेंस हैड डैश, वी डोंट हैव आइडिया, ओके, एथेंस हैड डैश फॉर द अदर ग्रीक सिटीज इन रिवोल्ट अगेंस्ट पर्शियन डोमिनेशन। ओके, यहाँ पढ़ने के बाद हमें क्ल्यू ये मिल रहा है कि वो गुस्से में इसलिए था क्योंकि ग्रीक सिटी स्टेट्स में पर्शियन डोमिनेशन के अगेंस्ट जो रिवोल्ट हो रहा था वो उसमें उन लोगों को जो बाकी अदर ग्रीक सिटी स्टेट्स के लोग थे उनको डिफेंड कर रहे थे, या यूं कहिए कि उनको सपोर्ट कर रहा था। और यही वजह थी उस पर्शियन एम्पायर की एथेंस के अगेंस्ट गुस्सा करने की, ठीक है, वो फुल ऑफ फ्यूरियस इसी वजह से थे। आगे, अब हमने यहाँ फ्यूरियस की बात की थी, एंगर की, यहाँ हमें क्ल्यू मिल रहा है एंगर। और गुस्से में उसने क्या किया? अपनी बहुत बड़ी आर्मी एथेंस को डिफीट करने के लिए भेज दी। उसने ऐसा सोचा कि शायद ये बड़ा स्टेप वो इस ले रहा है जिससे कि वो रेबल्स जो थे, यानी जो विद्रोही थे, जो बागी लोग थे उन एम्पायर के, उनको वो कंट्रोल कर सकेगा, ठीक है। तो ये ऊपर जो पूरा है वो उस पूरे फ्रेज के बारे में बात और उस इवेंट की बात हो रही है जिस इवेंट में हमने उस विक्ट्री की बात की। विक्ट्री के टाइम पे क्या हुआ, क्योंकि विक्ट्री तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया, आपका इंट्रोडक्टरी आइडिया। आगे ये बताया गया था कि डोरिस जो था वो गुस्से में था, और क्यों गुस्से में था? क्योंकि जो ग्रीक सिटी के स्टेट उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे थे, उनको समर्थन दे रहे थे एथेंस, ठीक है। और इसी वजह से उसने गुस्से में आकर अपनी बहुत बड़ी सेना एथेंस को डिफीट करने के लिए भेज दी। उसे ऐसा शायद लगा होगा कि ये बड़ा स्टेप लेकर वो शायद वहां की जो रेबल यानी जो क्रांति हो रही है या जो लोग बागी हो गए हैं उनको वो कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा गया आपसे पैसेज में। पोर्सिया वॉज रूल्ड बाई वन मैन। यहाँ पे हम पोर्सिया की बात कर रहे हैं। पोर्सिया में एक राजा का रूल था, मतलब वहां एक राजा ही डोमिनेंट था, ठीक है, एक पर्सन ही डोमिनेंट था जो पूरे पोर्सिया को रूल कर रहा था। इन एथेंस हाउएवर आपको कॉन्ट्रोडिक्शन देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम एथेंस की बात कर रहे हैं और बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडिया। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि ऑल सिटीजन्स हेल्प टू रूल, यानी कि यहाँ डेमोक्रेसी थी, ठीक है, यहाँ पे डेमोक्रेसी थी। यहाँ पे सेंटेंस आपको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। आगे कहा गया है एनोबल्ड बाय दिस पार्टिसिपेशन एथेनियंस वर प्रिपेयर्ड टू डाई फॉर देयर सिटी स्टेट। क्योंकि वहां सिटीजन्स जो थे वो कंट्री को अपना समझते थे, इसीलिए एथेनियंस के अंदर अपने देश के लिए मरने की भावना थी, ठीक है, परहैप्स। और शायद यही वजह थी कि उन्हें ये जो सीक्रेट बात कही गई है वो सीक्रेट क्या है कि उन्हें विक्ट्री मिली थी। किसको विक्ट्री मिली थी? एथेंस को। कहां पे? मैराथन में, जिससे कि वो अपने आप को पर्शियन रूल से फ्री करा पाए थे। फाइन। आगे देखिए क्या कहा गया है। ऑन देयर वे टू मैराथन द पर्शियन, यहां आगे हमने पर्शियंस की बात की है कि जब वो वहां हारने के बाद जब आगे बढ़े मैराथन से, द पर्शियन ट्राई टू फूल सम ग्रीक सिटी स्टेट्स, वो और ग्रीक सिटी स्टेट्स को बेवकूफ बना रहे थे ये क्लेम करके कि वहां उनको शांति दी जाएगी, वहां उनको पीस मिलेगा। द फ्राइटन सिटीजन ऑफ डेलोस, एक ग्रीक सिटी स्टेट है, वहां के लोग डरे हुए थे और इसीलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। नॉट वॉन्टिंग टू डैश द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रीस दे फ्लेड फ्रॉम देयर सिटी, वो नहीं चाहते थे कि पूरा ग्रीस जो है वो पर्शियन जीत ले, इसीलिए इस डर की वजह से वो वहां से फ्ली कर गए। फ्ली का मतलब वहां से भाग गए किसी डर की वजह से, ठीक है। और डर की वजह
यही था कि शायद पर्सियंस जो है वो उनको भी कनकेर कर लेंगे, और वो तब तक लौट कर वापस नहीं आए जब तक कि पर्सियंस वहां से चले गए नहीं। अब ऐसे लोग जो ये जानते थे कि उनकी कंट्री को नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए उन्होंने समझदारी दिखाई और वो खुद वहां से चले गए, और तब तक वापस नहीं लौटे जब तक कि पर्सियंस वहां से चले नहीं गए। यानी कि ये बात ये दिखा रहा है कि जो डेलोस के जो सिटीजन थे वो वाइज थे। फॉर द पर्सियंस नेक्स्ट कनकेड, फिर उसके बाद बात की गई है कि पर्सियंस यहाँ तो कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए वो आगे बढ़े और उन्होंने सिटी ऑफ एरिट्रिया को कनकेर किया और वहां के लोगों को कैप्चर किया। फाइन, आई होप कि आपको पूरा पैसेज समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक लाइन आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बता दी है। अब जब हमें पूरा पैसेज समझ में आ गया है तो हमें वर्ड्स को ब्लैंक में रखने में काफी कंफर्टेबल फील होगा। इस पूरे पैसेज को मैंने आगे ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 ब्लैंक्स दिए हैं मैंने, और यहाँ हमारे पास 2 ब्लैंक है। हम इनको एक एक करके देखते हैं। पहले हम स्टार्टिंग के 3 ब्लैंक्स को और ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं। चलिए मूव करते हैं पहले वर्ड की तरफ, पहले ब्लैंक की तरफ। तो पहला ब्लैंक आपसे क्या कह रहा है? द विक्ट्री ऑफ द स्मॉल ग्रीक डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस ओवर द माइटी पर्शियन एम्पायर। हमने अभी बात की थी, हम यहाँ पर इस विक्ट्री की बात कर रहे हैं जिसका हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल है, या यूं कह लीजिए कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब हमें यहाँ ऑप्शंस देखने हैं। एग्जॉल्टेड दिया हुआ है, एक्सक्यूज मी। एग्जॉल्टेड का मतलब ये आपको क्या शो करता है? सुपीरियोरिटी। तो क्या हम किसी हाई रैंक या हाई स्टेटस या ऐसा कुछ बात कर रहे हैं? सुपीरियोरिटी कहीं दिखा रहे हैं? नहीं। इसका मतलब एलिमिनेट। स्टूडेंट्स, ये जो पैसेज हमें सॉल्व करना होता है, याद रखिएगा हम इस में जो अप्रोच यूज करते हैं वो होता है एलिमिनेशन अप्रोच। ठीक है, ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है। यानी कि हमें बेसिकली इस अप्रोच की हेल्प से ही पैसेज को सॉल्व करना चाहिए। एलिमिनेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप पहले रॉन्ग ऑप्शन जितने भी होते हैं या जो वेग ऑप्शंस होते हैं यानी अनक्लियर, हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं और फाइनली हमारे पास हमारा करेक्ट चॉइस बच जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर मीन्स वेग, जो मैंने ऊपर लिखा है, मतलब समथिंग विच इज नॉट सर्टेन, अनसर्टेन। क्या यहाँ पर आप ऐसा कुछ बात की गई है जो आपको कुछ अनसर्टेनिटी या डाउटफुल दिखाए? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी ब्लैंक में फिट नहीं आता। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लीजेंडरी। खैर ये कॉमन टर्म है, आपने सुना भी होगा, दिस इज रिलेटेड टू लेजेंड्स। ठीक है, तो क्या हमने यहाँ पे कुछ भी लेजेंड्स, कुछ हीरोइक बात करी है? नहीं, किसी पर्सन की बात नहीं हुई है, यहाँ इवेंट की बात हुई है, इसीलिए हम ये वर्ड यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड बेसिकली मतलब जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिसको हम बहुत ज्यादा एडमायर्ड करते हैं। ये वर्ड जो है इस, और आपके पास एक वर्ड दिया है फेमस। यहां अगर आप देख रहे हो 2 ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, हमें मोस्ट स्ट्रॉन्ग और जो ऑप्शन होगा वो चूज करना है। क्या कह रहा है आपसे कि ये इवेंट एक फेमस इवेंट है हिस्ट्री का, ठीक है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका अप्रोप्रिएट है ब्लैंक में। बहुत सारे लोग जो है वो सेलिब्रेटेड शायद चूज कर रहे होंगे कि उसे बहुत सेलिब्रेट किया गया है, लेकिन सेलिब्रेशन एथेंस कर रहे होंगे या किया होगा, बट हमारे लिए तो वो क्या है? फेमस। तो हम जो वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे वो फेमस। इनफैक्ट अगर आप देखते हैं फेमस, सेलिब्रेटेड और लीजेंडरी, ये तीनों वर्ड्स, अगर ये दोनों ऑप्शंस आपको कभी आते हैं तो हम इसके सिनोनिम के लिए इसको यूज कर सकते हैं। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कहा है कि हमें एक्चुअल वर्ड ही ब्लैंक में फिल करना होता है, सिनोनिम्स पे आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, वरना वो सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन क्योंकि वो सिर्फ सिमिलर इन मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग नहीं है, इसीलिए वो ब्लैंक में फिट नहीं जा सकते। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या कहा गया है? वो फ्यूरियस, पर्शियन एम्पायर वॉज फ्यूरियस क्योंकि जो एथेंस थे वो बाकी जो ग्रीक सिटी स्टेट्स के लोग थे, वहां जो रिवोल्ट उन्होंने किया था पर्शियन डोमिनेशन के अगेंस्ट, उनको वो सपोर्ट कर रहे थे। यानी यहाँ ब्लैंक में जो कोई भी ऑप्शन आना चाहिए उसका सपोर्ट, डिफेंड, ऐसा कुछ रिलेशन आना चाहिए। तो आगे देखते हैं। आपको नेक्स्ट वर्ड दिया है एक्यूज। एक्यूज का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? एक्यूज का मतलब होता है जब हम किसी पर दोष लगा रहे होते हैं, ठीक है, मतलब टू चार्ज समवन विथ क्राइम, किसी पर दोष लगाना।
तो यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, गलत। इंटरसीडेड का मतलब होता है मीडिएशन का काम करना, ठीक है, जो मीडिएटर्स करते हैं, यानी बीच बचाव का काम करना। तो ये कुछ हद तक सही लग रहा है, फिलहाल इसको अपने पास रखते हैं, बाकी ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट करके देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपको दिया है आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट का मतलब होता है टू बाई समथिंग। तो क्या यहाँ कुछ खरीदने जैसी बात हुई है? बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। नेगोशिएट मतलब होता है डील करना, बार्गेन करना, तो टू डील विथ समथिंग, यहाँ कुछ डीलिंग जैसी बात नहीं हुई है, एलिमिनेट। पिटीशन का मतलब भी आपको पता है, पिटीशन क्या होता है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट, जिसे हम हिंदी में याचिका बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास बच रहा है इंटरसीड वर्ड। मैंने अभी आपसे कहा इंटरसीड बेसिकली बीच बीच बचाव करने के लिए यूज किया जाता है, जब कोई पर्सन किसी के बिहाफ कुछ बोल रहा हो, तो बिहाफ बोलने का मतलब आप उसकी तरफ से बोल रहे हो, उसके सपोर्ट में बोल रहे हो, तो ये जो वर्ड हुआ इसका मतलब होता है इंटरवेन। और यही इस वर्ड का यहाँ पर हमें इसी वर्ड की जरूरत है, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, इंटरवेन कर रहे थे, इंटरसीड कर रहे थे बाकी स्टेट्स के लोगों को जो उसके अगेंस्ट, पर्शियन डोमिनेशन के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ। इन एंगर द किंग सेंट एन एनॉर्मस आर्मी टू डिफीट, और इसीलिए गुस्से में उसने बड़ी सेना भेज दी एथेंस को डिफीट करने के लिए। उसने ऐसा स्टेप क्यों लिया था? उसे लगा कि वो रेबल्स को कंट्रोल कर पाएगा। कंट्रोल, ओके। आगे देखते हैं, एग्रेवेट वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इंटेंसिफाई करना, जैसे हम कहते हैं सिचुएशन को बद से बदतर बनाना। तो यहाँ पे कंट्रोल का सेंस आना चाहिए, एग्रेवेट का सेंस तो मतलब और वर्ड्स करना हो गया सिचुएशन, मतलब आप बोल सकते हो कि किसी सिचुएशन को हम मोर सीरियस बनाए, तब ये यूज करना है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, एलिमिनेट। एजिटेट का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना या मुश्किल में डालना, ठीक है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं टू मेक समवन फील ट्रबल्ड, ओके, नर्वस करना उसे, ऐसी भी कोई बात नहीं आएगी। पेसिफाई का मतलब होता है सूट, या आप कह सकते हो काम, कंट्रोल करना एक तरीके से। तो हमें यही वर्ड चाहिए था, ये निकल के आ रहा है, लेकिन बाकी के ऑप्शंस को हम एक बार एलिमिनेट करके देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपको एनरेज दिया हुआ है। एनरेज का मतलब होता है किसी के गुस्से को बढ़ावा करना, ठीक है, किसी टू इंटेंसिफाई समवंस एंगर, यहाँ एंगर के सेंस में इसको भी यूज करते हैं। और प्रोवोक का भी मतलब होता है उकसाना या बढ़ावा देना। तो ये दोनों वर्ड जो है किसी, दोनों ही वर्ड जो है, ये दोनों ही वर्ड एंगर को या किसी चीज को बढ़ाने के लिए, गुस्से को बढ़ाने या उकसाने के लिए यूज करते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन ब्लैंक में फिट नहीं जाते, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड। क्लियर? यानी कि अगर मैं यहाँ आपको लिख के दूं, तो ए में हमारा जो पहला था ऑप्शन, वो हमारा क्या जा रहा था, हमारा वो गया फेमस। बी की बात करूं तो हमें वहां पे मिल गया इंटरसीड वर्ड, ठीक है, इंटरसीडेड। और सी की बात करूं तो हमें क्या मिल गया, पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब होता है कंट्रोल करना या सूट करना, काम करने के लिए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ। हमने कहा पर्सिया, एक आदमी का रूल था पर्सिया में, जबकि वहां एथेंस में डेमोक्रेसी थी, ठीक है। वो इतने ज्यादा अपने देश के प्रति समर्पित थे कि वो अपने देश के लिए मरने के लिए भी तैयार थे, और यही सीक्रेट था कि उन्हें मैराथन में विक्ट्री मिली, जिसकी वजह से वो वहां पे पर्सियन रूल से फ्री हो पाए। ओके, तो वो जो विक्ट्री थी वो सीक्रेट बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ कुछ बड़ी बात होने वाली है। इंफीरियर, बड़ी बात का मतलब तो इंफीरियर कभी नहीं आ सकता, ठीक है, सुपीरियर का ऑपोजिट होता है। हम लोअर स्टेटस, लोअर रैंक दिखाने के लिए यूज करते हैं, तो आप इस वर्ड का तो कहीं से भी यूज नहीं कर सकते। वेक भी गलत हो जाएगा, मैंने आपसे कहा यहाँ अनसर्टेन होता है इसका मतलब, यानी डाउटफुल, ये भी रॉन्ग हो गया। ट्राइबल वर्ड भी नहीं आ सकता, क्योंकि ट्राइबल का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी, वो जीत ऑर्डिनरी तो नहीं थी। एक वर्ड आता है आपके पास आउटस्टैंडिंग, और एक दूसरा है रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब होता है रिनाउंड, जो वेल नोन हो, ठीक है, वर्ल्ड फेमस हो। और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वेरी गुड। तो अगर मुझे इन दोनों में से एक मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस देखना हो, या जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखना हो ऑप्शन, तो हम कौन सा चूज करेंगे? ऑफ कोर्स क्या करेंगे, रिमार्केबल। आउटस्टैंडिंग इसका सिनोनिम है, सुनने में अच्छा लगेगा, आउटस्टैंडिंग विक्ट्री नहीं हो सकता, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होता है।
तो हम ये यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ सुनने में अच्छा लग रहा है, तो ये भी एलिमिनेट। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो है रिनाउंड, या आप जिसे कह रहे हो रिमार्केबल, यानी कि जो विक्ट्री थी वो कैसी थी, रिमार्केबल। तो फोर्थ ऑप्शन की अगर तरफ आप जाते हो, यानी डी की तरफ अगर हम जाते हैं, तो वहां हमें मिल जाएगा रिमार्केबल। फाइन, फिफ्थ की तरफ चलिए। On their way to Marathon, the Persian tried to fool some Greek city-state by claiming to have come in peace. The frightened citizen. वो लोग डरे हुए थे, इसीलिए उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि जो कन्केस्ट कर सके ग्रीस को वो, ठीक है, मतलब वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में वो उनको कन्केस्ट को एनकरेज कर सके, मतलब वो बढ़ावा देना नहीं चाहते थे पर्शियंस को, इसीलिए वो खुद डर के वहां से भाग गए और तब तक नहीं लौटे जब तक कि पर्शियंस वहां से चले नहीं गए। मतलब कोई मुझे उकसा रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनको एनकरेज करूं, तो हम उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वही यहाँ ब्लैंक में आना चाहिए। आगे देखते हैं कि हमें कौन कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है आपको। पहले एक्सपीडाइट दिया हुआ है। एक्सपीडाइट का मतलब क्या होता है? एक्सपीडाइट सिंपली मीन्स टू एक्सिलरेट, यानी रफ्तार बढ़ा देना, किसी चीज को बूस्ट कर देना, ठीक है, हम यूज करते हैं। हमने ऐसा कुछ बात यहाँ नहीं किया है तो ये गलत हो गया। नलीफाई वर्ड दिया है, इसका मतलब किसी चीज को इनवैलिड बताना, यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, ये भी गलत। इम्पीड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इम्पीड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना, ठीक है, मतलब हिंड्रेंस, रुकावट। तो ये भी कहीं रुकावट की बात तो आ ही नहीं रही है। आपको दिया हुआ है अबेट। अबेट वर्ड मैंने आपको निमोनिक्स में बताया हुआ है। अबेट का बेसिकली मतलब होता है उकसाना, किसी को इनकरेज करना, खासकर कुछ गलत करने के लिए, ठीक है। यहाँ वो गलत क्या काम करने के लिए उनको उकसा रहे थे कि वो लड़ाई करे और हार जाए, ताकि पर्शियंस, जो दूसरा ग्रीक सिटी डेलॉज है, उन लोगों को भी वो कनकेयर कर सके। जबकि वो इस होशियार थे, समझदार थे, इसीलिए वो खुद वहां से भाग गए और लौटे नहीं तब तक जबकि पर्शियंस वापस नहीं गए, ठीक है। तो हमें ऑप्शन तो खैर मिल ही गया है। ये हॉल्ट का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, हॉल्ट का मतलब भी इम्पीड ही होता है, यानी कि वो भी बेसिकली आपको क्या शो करता है, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है, रुकावट, या हिंदी में हम जिसे कहते हैं बाधा। क्लियर? तो बेसिकली स्टूडेंट्स इसी अप्रोच के साथ हमें क्लोज टेस्ट पैसेज को सॉल्व करना होता है। आप देख रहे हैं कि हम कितनी इजीली इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। जब आप इस तरीके से काफी ज्यादा पैसेजेस सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये अप्रोच इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप बहुत इजीली वर्ड्स को बहुत ही इजीली और कंफर्टेबली ब्लैंक में इजीली एलिमिनेशन की हेल्प से रख पाएंगे, और फिर आप 100% एक्यूरेसी के साथ क्लोज टेस्ट को स्कोर कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस सेशन को लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।